बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित फार्मूले निकाले थे, उनको निकालना सीखा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको सीरियसली लेना है। अब 11th में मान लिया किसी स्टूडेंट ने मान लिया उतना सीरियसली जो है स्टडी नहीं की है, तो अब 12th में तो कम से कम सीरियस हो जाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि 11th में जो है यदि ठीक से नहीं सीखा है तो यहाँ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत बातें जो 11th क्लास से रिलेटेड होंगी वो हम यहाँ पर और अच्छी तरह से समझाएंगे, तो पूरी तरह से समझ में आ ही जाएगा। तो आज भी जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव का ही है। अब विद्युत द्विध्रुव को यदि हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा। जैसा कि 11th में पढ़ा था कि बल आघूर्ण क्या होता है, वो बल या कहें वो बलों का युग्म जो किसी वस्तु को घूर्णन करने के लिए प्रेरित करता है या घूर्णन कराता है। यानी वहां पर क्या होगा कि बल का युग्म लगेगा, दो बल लगेंगे जो कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, जिसके कारण वस्तु जो होगी या जो निकाय होगा वो घूर्णन करने का प्रयास करेगा या घूर्णन करेगा, तो वही बल आघूर्ण है। तो हम यहां पर देखेंगे कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा और उसकी विशेष परिस्थितियां क्या होंगी। हम यहां पर यह सीखेंगे कि साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए समझते हैं। यहां पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव AB जो कि -Q और +Q चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है में रखा गया है। विद्युत क्षेत्र समान है और ये जो हमारा द्विध्रुव है AB, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। और जैसा कि मालूम है कि P की दिशा जो होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ ली जाती है। अतः P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और वो E जो दूसरी सदिश राशि है उसके साथ थीटा कोण बना रहा है, या कहें हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। और हमारे विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमने 2a ले रखी है और ये थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र के साथ रख दिया गया है। यही हमने यहां पर लिख रखा है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ कोण थीटा पर रखा है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P जो कि E के साथ थीटा कोण बनाता है। आवेश +Q पर लगने वाला बल, देखिए यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखनी है कि जो धनात्मक आवेश होता है उस पर सदैव बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यानी हमारा धनात्मक आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करेगा, हमेशा के लिए याद रखिए। और ऋणात्मक आवेश जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेगा। ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगेगा और धनात्मक आवेश पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। तो हमने यहां पर धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल F1 निकाल दिया, QE है। अब ऋणात्मक आवेश पर देखिए, आवेश -Q पर लगने वाला बल F2 बराबर हो जाएगा QE। और लेकिन यहां पर देखा जाए तो QE की दिशा जो है ये वाले बल हैं, तो देखो दोनों QE हैं, लेकिन F1 यदि धनात्मक लें तो ये Fe ऋणात्मक हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बराबर है, F1 का परिमाण F2 परिमाण के बराबर है, अतः कुल बल जो है नेट बल, परिणामी बल, इस पर द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल पूछा जाए
तो F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 और बराबर हो जाएगा Q माइनस QE, शून्य हो जाएगा। F1 और F2 परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं और असंरेख हैं। एक ही रेखा पर, एक ही बिंदु पर नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तब तो ये बल क्या होते, बराबर होते, विपरीत होते। इन बलों को क्या कहेंगे हम, संरेख बल कहेंगे, है ना। और जिससे कि परिणामी मान शून्य हो जाता है इस स्थिति में। और इस स्थिति में ये जो बल लग रहे होते वो इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगा पाते। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि बल F1 तथा F2 परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत तथा असंरेख हैं, असंरेख हैं, अतः ये बल द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आरोपित करेंगे, बल आघूर्ण आरोपित करेंगे, मतलब इसको घुमाने का प्रयत्न करेंगे। ये जो बल का युग्म लग रहा है असंरेख होने के कारण क्या करेगा कि ये जो F1 है इसको इधर की तरफ ले जाएगा, F2 इस तरफ ले जाएगा, मतलब इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। ये बल युग्म जो है इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, तो इसलिए हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, ये भी 11th में पढ़ा था। बल आघूर्ण को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है बल गुणा बलों के क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। बल आघूर्ण बराबर होता है बल, यानी दो बल लग रहे हैं, उनमें से किसी एक का बल का मान ले लीजिए, बल बराबर हैं और उनके क्रिया रेखा के बीच की दूरी। देखिए इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो BC जो है वो बलों के बीच के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है। BC जो है वो F1 और F2 जो बल लग रहे हैं इनकी जो क्रिया रेखा है उनके बीच की दूरी, इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये दूरी हो गई। तो बल कितने लग रहे हैं वो हमें मालूम है कि बल जो है दोनों बराबर परिमाण में है, तो QE लिख देंगे और क्रिया रेखा के बीच की दूरी जो है वो BC है। ये हो गया टॉर्क। BC का मान हम यहां पर पता करेंगे कि BC कितना होगा, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री से पता करेंगे। देखिए BC का मान निकालते हैं और BC क्या है, इस कोण के लिए BC जो है वो लंब है और लंब जो है साइन में आता है, त्रिकोण में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से हम इसका मान BC का निकाल लेंगे। देखिए BC बराबर यहां पर लिख देते हैं, BC बराबर, अभी पहले साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे AB। ये समकोण त्रिभुज बन गया है और BC बटे AB हो गया। तो साइन थीटा, BC का मान तो निकाल लें, AB का मान 2A के बराबर है, AB। तो BC बराबर हो गया 2A साइन थीटा। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा। और हमें मालूम है Q इंटू 2A और E साइन थीटा को ऐसे लिखा रहने देते हैं। Q इंटू 2A को हम P कहते हैं। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। P जो होता है Q इंटू 2A के बराबर होता है, वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और तो यहां बता दीजिए चूंकि क्या है, चूंकि P बराबर है Q इंटू 2A, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। तो ये हमारा सूत्र आ गया इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। अब यदि हम यहां पर
इसको वेक्टर सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सदिश रूप में, ये भी आना ही चाहिए। सदिश रूप में टॉ पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसमें ये साइन थीटा आता है, तो ये हमारा सदिश रूप में हो गया। ठीक है। अब यदि हम यहां पर एक परिभाषा भी लिखने को आती है, ये सूत्र आता है निकालने को कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए तथा इसकी सहायता से जो है द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है, इसको फिर से ले आइए, क्योंकि टॉ बराबर है पी ई साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री कर दें यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तथा ई बराबर जो हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, तो टॉ बराबर हो गया पी के। और इसी आधार पर हमें इसको परिभाषित करना है कि विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो इस बल आघूर्ण के पदों में परिभाषित करना है। यानी हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान आया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसके बराबर आया? टॉ के बराबर आया, मतलब बल आघूर्ण के बराबर आया। ये P बराबर है टॉ, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इस बल आघूर्ण के बराबर है। कब है? जब इसको द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, ऐसे यहां पर माइनस क्यू रखा, यहां पर प्लस क्यू रखा, यानी ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए। इस समय जो इस स्थिति में जो इस पर बल आघूर्ण लगेगा वो बल आघूर्ण जो है इस द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। यही बात हम अपनी भाषा में लिख देते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होगा जब उस द्विध्रुव को इकाई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। इसको लिख देते हैं, अतः किसी द्विध्रुव, हम किसको परिभाषित कर रहे हैं? P को। अतः किसी द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, पूरी बात लिख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लंबवत रखने पर लगता है। देखिए क्या लिखा गया है, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। P जो है टॉ के बराबर है। किस टॉ के बराबर है? जो उसे इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लंबवत रखने पर लगता है। इकाई E का मान यदि 1 है, 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब है, ऐसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब विद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा, जो टॉ की वैल्यू होगी, वही P के बराबर होगी। अपनी भाषा में इसको लिखना सीखिए समझ करके, है ना, रटने की जरूरत नहीं। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर है। किस बल आघूर्ण के बराबर है? जो उसे इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लंबवत रखने पर लगता है। सीधी सी बात है। अब हम विशेष परिस्थितियों की बात करेंगे। यहां तक अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, विशेष परिस्थितियां। इसके बारे में भी अलग से पूछा जाता है। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अतः या कहें P तथा E
के बीच कोण शून्य है। मतलब कैसे रखा हुआ देखिए, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, तीव्रता हो गई, और यहां पर जो द्विध्रुव रखा है -q ये है और +q ये है। तो P की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, -q से +q की तरफ, और E की भी दिशा यही है। तो इसका मतलब P और E के बीच में 0 डिग्री का कोण है, या कहें विद्युत द्विध्रुव जो है E के विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, समांतर वाली ये केस है। तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा PE sin 0 डिग्री। sin 0 का मान 0 होता है, तो टॉ की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस स्थिति में ऐसे जब डाइपोल रखा होगा, विद्युत द्विध्रुव रखा होगा, तो कोई भी उस पर बल आघूर्ण नहीं लगेगा। यह द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। स्थायी क्यों है? स्थायी इसलिए है कि यदि हम इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, पहचानना, स्थायी साम्यावस्था को पहचानना आना चाहिए। यदि हम इसको डिस्टर्ब कर दें थोड़ा, मतलब देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब यदि ये वापस अपनी स्थिति में लौटता है या लौटने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब ये स्थायी साम्यावस्था है। तो देखिए ये +q है, ये -q है, इस पर बल इधर की तरफ लगेगा, इस पर इस तरफ को लगेगा, और ये क्या करेंगे, बल इसको घुमाने का प्रयत्न करेंगे, यानी जिस स्थिति में पहले था उस स्थिति में लाने का प्रयत्न करेंगे। अतः इसकी ये स्थायी साम्यावस्था है। अभी हम फिर से एक और उदाहरण की सहायता से साम्यावस्था को समझाएंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति लेते हैं, B। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री। अब की देखिए कैसे ये P और E के बीच का ही कोण होता है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर जो डाइपोल रखा जाएगा उसका धनात्मक आवेश अब इधर आ जाएगा और ऋणात्मक आवेश इधर चला जाएगा। P की दिशा ये हो गई, तो P इस दिशा में लग रहा है और E जो है इस तरफ लग रहा है। तो ये क्या कोण हो गया, 180 डिग्री कोण हो गया है P और E के बीच का। तो बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा PE sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का मान फिर से 0 होता है, तो टॉ बराबर टॉ की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन ये जो है अवस्था द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था है। यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था है। ये अस्थायी साम्यावस्था क्यों है, इसको जरा समझ लीजिए। यदि हम इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दें तो ये वापस नहीं लौटेगा। इस स्थिति से थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दें तो ये वापस में लौट करके और आगे बढ़ता चला जाएगा और डिस्टर्ब होता चला जाएगा। जरा समझिए, यही तो पहचान है। देखिए मैंने ये डाइपोल ये जो रखा है द्विध्रुव, प्लस इधर है और माइनस का इधर है और प्लस का इधर है। देखिए प्लस वाले पर हमेशा जो बल लगता है वो अभी बताया था, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इस तरफ को इस पर बल लगेगा, और माइनस वाले आवेश पर बल जो लगेगा वो इस तरफ को लगेगा, विपरीत दिशा में लगता है। अब ये बल क्या करेंगे, देखिए हमने उसको यहां से, देखिए जरा समझिए, ये है और हमने उसको ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। अब यदि ये वापस लौटता, जैसे कि इससे पहले वाली स्थिति में थी, जो बल आघूर्ण लगने लगा वो इसको वापस लौटाता, लेकिन अब ये जो बल आघूर्ण F1 F2 लगा रहे हैं वो वापस नहीं लौटाएंगे। देखिए बल कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जिससे कि वो जो है हमने जो घुमाया है उसको उसी दिशा में ऐसे घूमते चले जाएंगे। देखिए ऐसे घूमेंगे ना, इस बल के कारण ऐसे इधर को, और ये जो है ऐसे रखा हुआ है और ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा और ये ऐसे पहुंच जाएगा, अपनी स्थायी अवस्था में आने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये अस्थायी साम्यावस्था है, क्योंकि यदि हम डिस्टर्ब कर दें तो जो है
वो निकाय जिसको हमने डिस्टर्ब किया है वो अपनी पूर्व अवस्था में न लौट करके आगे और बढ़ता चला जाता है। यही पहचान है अस्थायी साम्यावस्था की। अंतिम पार्ट है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी हमारा जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये लंबवत रखा है विद्युत क्षेत्र के। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, पीई जो है गुणा 1, पीई के बराबर हो गया बल आघूर्ण, जो कि अधिकतम है, अधिकतम है। तो यहां पर जब लंबवत रखेंगे विद्युत द्विध्रुव को तो जो है वो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। तो ये 3 परिस्थितियां हैं। जरा देखिए, हम आपको स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था को हम फिगर से समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिगर से एक एक्टिविटी से समझाते हैं। अस्थायी साम्यावस्था जरा समझिए। अस्थायी साम्यावस्था, जैसे मैंने ये बॉल लिया और बॉल पर हमने ये पेन रख दिया, देखिए ये इस तरह से रखा हुआ है, ये इसकी अस्थायी साम्यावस्था है। क्योंकि यदि हम जरा सा भी इसको हिला दें तो ये देखिए गिर गया, वापस नहीं लौट करके आया। तो ये थी पेन की अस्थायी साम्यावस्था। यहां पर जो है जो बल लग रहा है, नेट बल अभी भी शून्य लग रहा है और बल आघूर्ण का मान भी शून्य है, जैसा कि अभी हमारा था। लेकिन यदि डिस्टर्ब कर दें हम इसको तो वो और आगे डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, वापस नहीं लौट रहा है। इसका मतलब ये अस्थायी साम्यावस्था है। और स्थायी साम्यावस्था को समझने के लिए जरा पेंडुलम पर ध्यान दीजिए। देखिए ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम की ये वाली अवस्था जो है वो स्थायी साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था है पेंडुलम की। क्योंकि तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है, भार नीचे की तरफ लग रहा है और दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं। नेट बल जो है शून्य है और नेट जो है बल आघूर्ण भी शून्य है। देखिए साम्यावस्था इसके लिए, स्थायी साम्यावस्था के लिए बल तथा बल आघूर्ण दोनों शून्य होने चाहिए, है ना। तो यही बात अस्थायी की भी है। अस्थायी को हमें चेक करना पड़ता है ना, चेक करना पड़ता है। अब इसको चेक करिए, देखिए स्थायी है। अब हमने पेंडुलम को थोड़ा इधर खिसकाया, मतलब इसको हमने इधर ले गए और छोड़ दिया, इधर ले जाकर के छोड़ दिया, तो क्या करेगा पेंडुलम? इधर को वापस आएगा, मतलब अपनी स्थायी अवस्था की ओर वापस आएगा। इसका मतलब जो है ये जो पेंडुलम यहां पर पहले है ये स्थायी अवस्था में है। क्योंकि हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो पुनः ये वापस लौटता है, इसका मतलब ये स्थायी है। और यदि कोई, जैसे अभी हमने उदाहरण बताया, ये कोई बॉल है, बॉल के ऊपर उच्च बिंदु पर हमने कोई वस्तु को रख दिया, ये इस पर लगने वाला बल, भार नीचे की तरफ लग रहा है और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों बराबर हैं, विपरीत हैं। नेट बल शून्य है और टॉर्क भी नहीं लग रहा होगा, यानी बल आघूर्ण भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन यदि जरा सा भी हम इसको डिस्टर्ब कर दें तो ये क्या होगी? ये आगे गिरती हुई चली जाएगी, वापस लौटने का प्रयास नहीं करेगी। इसका मतलब ये अस्थायी साम्यावस्था है, अस्थायी साम्यावस्था। मेरी समझ से ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा द्विध्रुव था, पहली स्थिति में जब थीटा का मान शून्य था तो भी बल आघूर्ण जो था टॉ की वैल्यू शून्य थी, और जब थीटा का मान 180 डिग्री था तो भी बल आघूर्ण टॉ का मान शून्य था। लेकिन पहले वाली स्थिति यानी थीटा बराबर शून्य वाली स्थिति तो स्थायी साम्यावस्था है, और थीटा बराबर 180 वाली जो है वो अस्थायी साम्यावस्था है। अस्थायी साम्यावस्था या स्थायी साम्यावस्था को चेक करना पड़ता है, उसको डिस्टर्ब करके। डिस्टर्ब करने के बाद यदि कोई निकाय वापस अपनी जो है अवस्था में लौटता है, लौटने के प्रयास करता है या लौटता है, तो वो स्थायी अवस्था होती है। और वापस लौटने का प्रयास न करे, यानी उस अवस्था से हमने उसको डिस्टर्ब किया, वो वापस नहीं लौट रहा है, तो इसका मतलब वो अस्थायी अवस्था है। तो अस्थायी साम्यावस्था और स्थायी साम्यावस्था की बात समझ में, मेरी समझ से आ ही गई होगी। लौटने का प्रयास करे डिस्टर्ब करने के बाद, तब तो वो स्थायी होगी, और लौटने का प्रयास न करके और ज्यादा
विस्थापित होता चला जाए तो वो अस्थायी साम्यावस्था होती है। ये बात ध्यान रखनी है। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल हैं, देखिए परीक्षा में आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन प्रश्न तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं जो कि इसी टॉपिक पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 है, देखिए दो विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, प्रत्येक का मान जो है वो 8 माइक्रोकूलम है। 8 माइक्रोकूलम है तो इसका मतलब 10 की घात -6 लिखना पड़ेगा, कूलम हो गया। और दूरी, उनके बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये 2a का मान है। 2a बराबर है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदल दीजिए, 100 से भाग दे देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे, ये मीटर बदल गया। हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान निकालना है। देखिए बलाघूर्ण जो होता है वो टॉ होता है, टॉ जो होता है ये बलाघूर्ण है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P है। तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणा 2a होता है। 2a क्या होता है? आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश हमारे जो रखे हैं उनका मान जो है 8 गुणा 10 की घात -6 है, उनके बीच की दूरी। ऐसा नहीं है 2 से गुणा करेंगे ना, ये 2a का मान है। आवेशों के बीच की दूरी हमने 2a इसलिए ली क्योंकि हमारे फार्मूले वगैरह में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने ली थी। तो Q का मान हमने लिखा 8 गुणा 10 की घात -6, 2a का मान 3 गुणा 10 की घात -2, और 3 24 गुणा 10 की घात -10, और इसका मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है। कूलाम्ब मीटर लिख दीजिए, कूलाम्ब मीटर। P का मान हो गया। और P की दिशा आपको मालूम है कि जो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। प्रश्न नंबर 2, एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, अब P का मान दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दिया गया है 1.6 गुणा 10 की घात -29 कूलम मीटर है, और यह जो है 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये कूलम मीटर, इसको लिख दीजिए मीटर, और इसको इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया 10 की घात 3, और विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ये अभी आया नहीं है, आएगा, ठीक है ना, रखा गया है। और कोण जो थीटा बराबर दिया गया 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये 10 की घात 3 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो टॉ बराबर होता है PE साइन थीटा, बस फार्मूला लगाना है। P का मान 1.6 गुणा 10 की घात -29, और इसका मान जो है E का मान 10 की घात 3 है, गुणा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए, 10 की घात -29 गुणा 10 की घात 3 गुणा साइन 60 डिग्री √3/2। तो उसे काट दीजिए 0.8। ये कितना हो गया? 0.8 गुणा 10 की घात 29 में से 3 घट जाएंगे तो रह जाएंगे 26। 10 की घात -26 रह गए, और √3 का मान रख दीजिए, है ना। तो 1.732 होता है। तो गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 के 24 1 25, 8 7 56 57 58, और 8 13। तो दशमलव लगेगा 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4 गुणा 10 की घात -26, और ये बल आघूर्ण है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, है ना, क्योंकि बल गुणा दूरी होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर हो गया, और ये हमारा मान आ गया 1.3856 इंटू गुणा 10 की घात -26 न्यूटन मीटर। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है, इसको समझना है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, दो बिंदु आवेश हैं जिसके मान दिए गए हैं। Q1 का मान दिया गया 5 गुणा 10 की घात -19, और Q2 बराबर दिया गया है 20 गुणा 10 की घात -19। दो आवेश हैं, बिंदु आवेश इतने हैं कूलम्ब, परस्पर 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए Q1 हमारा ये है यहां पर, और Q2 ये है। Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना, और इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर है, 1 मीटर है।
अब देखिए ये जो आवेश है हमारा धनात्मक है, 5 × 10 की घात -19, और ये वाला भी धनात्मक ही है, 20 × 10 की घात -19। अब यदि देखिए टेक्निकल बात क्या है, यदि आवेश धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, यानी समान प्रकृति के यदि आवेश हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर होगी। ये बात ध्यान रखनी है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। मान लिया यहां पर सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होगी, मतलब ये वाला आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये वाला जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। और विद्युत क्षेत्र, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, हम +1 आवेश मान लेते हैं यहां पर। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो E1 ये हो गया। ये वाला आवेश भी इसको प्रतिकर्षित ही करेगा, किसको, +1 वाले को, तो E2 जो है इस दिशा में हो जाएगा। देखिए E1 और E2 क्या हो गए, दोनों विपरीत दिशा में हो गए, और इनके परिमाण बराबर कर दीजिए तो समझ लीजिए ये जो है सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होगी वो 0 होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। लेकिन यदि ये एक इसमें से ऋणात्मक आवेश हो जाए, मान लिया ये हो गया माइनस का, हमने इसको माइनस कर दिया और ये जो है प्लस ही रखा, अब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और बी के बीच में कहीं भी 0 नहीं होगी। याद रखिए, एक यदि आवेश धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो ए और बी बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, बिल्कुल कहां पर होगी, इसके बाहर कहीं होगी, और वो भी छोटे वाले आवेश की तरफ ही होगी। हमेशा जो बिंदु लेना है वो छोटे आवेश से लेना है, छोटे आवेश की तरफ ही लेना है। यहां पर सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, अंदर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जरा देख लीजिए। मान लिया हम थोड़ी देर के लिए यहां पर मान ले 0, तो हमने +1 आवेश रखा। अब ये आवेश क्या करेगा, इस +1 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसका मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर ये हो गई। अब ये वाला आवेश जो है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लीजिए E1 और E2 दोनों एक दिशा में हो गई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेंगे। तो यदि दो आवेश परीक्षा में एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो हमें वो बिंदु जो लेना है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 करनी है वो यहां पर लीजिए, कहीं बाहर उसी रेखा पर AB को मिलाने वाली रेखा पर ही लीजिए, लेकिन AB के बीच में लेकर उसके बाहर लीजिए और छोटे वाले आवेश की तरफ लीजिए। देखिए अब देखिए समझ लीजिए, यहां पर इसकी वजह से आकर्षण होगा तो E1 तो ये हो जाएगा, किसके किसके बीच, यहां पर +1 आवेश रखेंगे तो ये वाला आवेश +1 आवेश को ये अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये वाला प्लस है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लीजिए E2, अब ये E1 E2 विपरीत दिशा में हो गए। तो ये ध्यान रखना है, यदि आवेश समान है तो हमें जो बिंदु लेना है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 करनी है वो इन आवेशों के मिलाने वाले रेखा के बीच में लेना है, कहीं पर बीचों बीच में नहीं, बीच में लेना है। बीचों बीच में इसलिए नहीं लेना क्योंकि आवेश तो असमान है ना। तो माना बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता 0 होगी। तो AC बराबर हम x मान लेते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा 1 - x, क्योंकि ये पूरी दूरी 1 है, 1 मीटर है, अभी प्रश्न में दिया गया 1 मीटर है, तो ये x है, यदि ये x है तो इधर वाली कितनी बचेगी, 1 - x, ये वाली, तो 1 - x है ये। अब जो पहला वाला आवेश है वो C बिंदु से x दूरी पर है, तो E1 बराबर हो जाएगा पहले आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर हो जाएगा, देखिए हम K ले लेते हैं, Q का मान कितना है, फार्मूला तो ये होता है, K का मान 1/4πε0 होता है, तो हमने उसको K लिख दिया, तो K को K रहने दीजिए, Q का मान रख दीजिए 5 × 10 की घात -19, और दूरी जो हमने ली है C की वो x है, तो x का वर्ग हो गया। दूसरे आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र
E2 बराबर हो जाएगा K, ये हमारा Q1 है और अब की हम Q2 लिख देते हैं बटे R स्क्वायर। तो अब की बार K तो K रहेगा, Q2 का मान है 20 गुणा 10 की घात -19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी 1 - x है। अब E1 E2 हमने देखा क्या होगा, शून्य होने के लिए E1 E2 आपस में बराबर होंगे, है ना। तो E1 बराबर E2 लिख दीजिए और मान निकाल लीजिए x का, है ना। E1 बराबर होना चाहिए E2, किसके लिए, शून्य होने के लिए, है ना। तीव्रता का मान शून्य होने के लिए E1 बराबर E2, E1 का मान K गुणा 5 गुणा 10 की घात -19 बटे x स्क्वायर बराबर K गुणा 20 गुणा 10 की घात -19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। देखिए 10 की घात 19, 10 की घात 19 कट गया, K से K कट गया और 5 × 5 5 चौके 20, तो क्या बचा हमारे पास 1 बटे x स्क्वायर बराबर हो गया 4 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, दोनों और वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, x स्क्वायर का वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2 और 1 - x का होल स्क्वायर, ये का वर्गमूल 1 - x। त्रिशी गुणा कर दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 1 - x के, तो 2x प्लस x बराबर 1 के, 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3 मीटर दूरी पर छोटे वाले आवेश यानी पहले वाले आवेश से 1/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आसान सा है ये प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई यानी 2a का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। इसको बदलने की जरूरत नहीं है। थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री है। एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री पर रखने पर 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टॉ का मान दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमें द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, P की गणना करनी है। तो टॉ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। वैल्यू रख लो। टॉ का मान दिया गया 9 गुणा 10 की घात -2, P का मान निकालना ही है, E का मान दिया गया है 10 की घात 4 और हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो फालतू की बात दी गई है ना, क्योंकि P का मान दिया गया है ना। सॉरी, P का मान निकालना है, E का मान दिया हुआ है, E का मान दिया गया, साइन थीटा का भी मान दिया गया, फिर इसकी दूरी की जरूरत ही नहीं है ना। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो 9 गुणा 10 की घात -2 बराबर P गुणा 10 की घात 4 गुणा 1/2। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये बटे का है ना, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात -2 बराबर P गुणा 10 की घात 4। तो P बराबर हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 18 गुणा 10 की घात -2 बटे 10 की घात 4 नीचे आ गया, ये भाग में चला गया। तो ये हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात -2 और ये घात ऊपर होगी -4। तो ये P का मान आ गया 18 गुणा 10 की घात -6 और P का मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये 18 गुणा 10 की घात -6 कूलाम मीटर हो गया। बहुत आसान है, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूले में वैल्यू रखनी है, टॉ की वैल्यू रख दी, P का मान निकालना ही था, E का मान दिया गया था और साइन 30 डिग्री का मान रख दिया, बस इसको हल कर लिया और हमें P का मान प्राप्त हो गया। तो आज का टॉपिक जो द्विध्रुव था, जिससे कि हमने आघूर्ण, बल आघूर्ण का मान निकाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके आधार पर हमने विद्युत द्विध्रुव जो है के आघूर्ण यानी P की परिभाषा भी लिखी है और विशेष परिस्थितियों को सीखा और उसके आधार पर हमने देखा कि कौन सी स्थिति साम्यावस्था की है, जो वो भी स्थायी साम्यावस्था, और कौन जो है अस्थायी साम्यावस्था, और कब जो है द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा। कुछ सरल से न्यूमेरिकल देखे हैं। उम्मीद है कि ये सभी
जो है टॉपिक 1 बाय 1 करके सब समझ में आ गए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।